Hello dear students, you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg, and in this video you are going to learn about ecosystem, its types and all its components. So what is ecosystem? An ecosystem can be visualized as a functional unit of the nature where all living organisms interact among themselves and also with the surrounding physical environment. मतलब इकोसिस्टम पूरे नेचर का एक फंक्शनल यूनिट है जिसके अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और अपने एबायोटिक एनवायरनमेंट के साथ भी मतलब नॉन लिविंग सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम इज द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स अमंग देमसेल्व्स एंड विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। देयर आर टू बेसिक इकोसिस्टम्स, वन इज कॉल्ड टेरिस्टेरियल मतलब जो लैंड के ऊपर होता है, एग्जाम्पल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट इकोसिस्टम, एंड अनदर इज कॉल्ड एक्वाटिक इकोसिस्टम जिसके अंतर्गत एग्जाम्पल्स आती हैं पॉन्ड, लेक, वेटलैंड्स, रिवर एंड यूस्टेरी इकोसिस्टम्स। ओके, अब हम बात करेंगे इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। The interactions between the various biotic and abiotic factor. Biotic means living factor, abiotic means non-living factors of an ecosystem lead to the maintenance of ecosystem. मतलब इकोसिस्टम की हार्मनी को बनाए रखने के लिए बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स में आपस में इंटरेक्शंस होते हैं। फिर आता है स्ट्रेटिफिकेशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स को हम बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज कैनोपी टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा, मतलब जो ट्रीज होते हैं उसकी जो कैनोपी बनती है, ठीक है, मतलब वो ऑक्यूपाई करते हैं टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा। ठीक है, सबसे ऊपर ट्री होते हैं और उसके नीचे श्रब्स होते हैं। ओके, श्रब्स द सेकंड एंड द हर्ब एंड ग्रासेस ऑक्यूपाई द बॉटम लेयर। श्रब के नीचे हर्ब्स होते हैं और बिल्कुल नीचे ग्रासेस होते हैं। द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम होते हैं प्रोडक्टिविटी, decomposition, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। अब हम बात करेंगे एग्जांपल ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम की। तो जो पॉन्ड इकोसिस्टम है उसके अंदर एबायोटिक कंपोनेंट आता है द वाटर विद ऑल डिजॉल्व्ड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस। ओके, जो सबस्टेंसेस हमारे को सॉइल के अंदर से मिलते हैं तो उसको इनऑर्गेनिक बोलते हैं, और जो सबस्टेंसेस कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस के बने होते हैं उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं। ओके, रिच सॉइल डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। तो ये तो हो गया एबायोटिक कंपोनेंट दैट इज वाटर। अब दूसरा आता है प्रोड्यूसर्स। पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट, मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। सो पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन, पानी के ऊपर तैरने वाले प्लांट्स। फाइटो मतलब प्लांट, प्लैंक्टन जो होता है तो उसको बोलते हैं जो पानी के सरफेस के ऊपर तैरते रहते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। एंड सम एल्गी एंड फ्लोटिंग सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट्स जो कि एजेस के ऊपर होते हैं। तो ये सभी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट होते हैं जिसको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। डीकम्पोजर जो पॉन्ड इकोसिस्टम में होंगे उसमें आता है फंजाई, बैक्टीरिया एंड सम फ्लैजिलेट्स। ओके, स्पेशली दे आर अबंडेंट इन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, मतलब बॉटम के ऊपर ये पाए जाते हैं डीकम्पोजर जो कि क्या करते हैं? डेड बॉडीज को डीकम्पोज करते हैं। ओके, और उसको मिनरल में कन्वर्ट करते हैं। द पॉन्ड परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ एनी इकोसिस्टम एंड ऑफ बायोस्फीयर एज ए होल, दैट इज conversion of inorganic into organic material with the help of the radiant energy of the sun by the autotroph। मतलब पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर भी इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक के अंदर कन्वर्ट किया जाता है बाय फोटोसिंथेसिस। ओके, और यूज क्या होता है इसमें? रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन। डीकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन ऑफ द डेड मैटर एंड रिलीज देम बैक टू द रीयूज बाय ऑटोट्रॉफ, तो ये भी इकोसिस्टम में होता है। There is unidirectional movement of energy towards a higher trophic level and its dissipation and loss as a heat। ओके,
तो यूनि डायरेक्शन ऑफ फ्लो पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर भी होता है एनर्जी का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लोअर से लेकर हायर ट्रॉफिक लेवल की तरफ एनर्जी फ्लो होता है। लॉ ऑफ 10% इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है एंड कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस होती है। ओके, नेक्स्ट आता है प्रोडक्टिविटी। अ कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी, जिसको हमने रेडिएंट एनर्जी बोला है, इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड टू सस्टेन। मतलब कोई भी इकोसिस्टम को काम करने के लिए, उसको सस्टेन रहने के लिए, कॉन्टिन्यूटी बनाए रखने के लिए कॉन्टिन्यूस इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ओके, सो आगे आता है प्राइमरी प्रोडक्शन। द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो जितना नेट टोटल मतलब हमारे पास बायोमास की प्रोडक्शन होती है उसको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोला जाता है। सो प्रोडक्टिविटी को कैसे मेजर करते हैं? इट इज द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन एंड इट्स यूनिट्स आर ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर और किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो ये इसका यूनिट्स है प्रोडक्टिविटी का। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मतलब टोटल प्रोडक्टिविटी कितनी होती है उसको हम जीपीपी बोलते हैं, ग्रॉस। और उसके बाद इसके अंदर से जो भी लॉसेस वगैरह होते हैं उसको निकाल के जो हमारे पास नेट बचता है दैट इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, सो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉसेस। सो ये इसका यूनिट होगा जीपीपी माइनस आर, इसका इक्वेशन होगा सॉरी जीपीपी माइनस आर, मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस, सो इट लीड्स टू एनपीपी। नेक्स्ट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर। मतलब जब प्रोड्यूसर को कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया तो उसके बाद जो कंज्यूमर है उसकी अगले लेवल के लिए कितनी प्रोडक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ प्लांट स्पीसीज इनहैबिटिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर हमेशा प्लांट्स ही होते हैं। सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है कि किस तरह के प्लांट किस पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं एंड उनकी फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कितनी है और उन प्लांट्स को न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी कितनी है। ओके, तो ये हो गए फैक्टर जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब हम बात करेंगे डीकम्पोजिशन का। डीकम्पोजिशन में क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ओके, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट बाय द डीकम्पोजर। नेक्स्ट इज डेट्राइटस, डेड प्लांट रिमेन्स सच एज लीव्स, जो मतलब जो पत्ते क्या कहते हैं हम शेड ऑफ हो जाते हैं प्लांट से, ठीक है, गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो उनको बोलते हैं डेट्राइटस। साथ में उसमें आता है बार्क, फ्लावर्स एंड डेड रिमेन्स ऑफ द एनिमल्स ऑल्सो इंक्लूडिंग द फीकल मैटर। फीकल मैटर मीन्स एक्सक्रीटा और द वेस्ट मैटर। डेट्राइटस एक्ट एज ए रॉ मटेरियल फॉर द डीकम्पोजिशन, मतलब जो डीकम्पोजिशन होती है वो डेट्राइटस की होती है। द इंपॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन आर फ्रेगमेंटेशन, मतलब बड़े पार्ट्स का छोटे पार्ट्स में टूटना, उसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। लीचिंग, लीचिंग का मतलब होता है वाटर के थ्रू इन सबस्टांसेस का अर्थ के नीचे चले जाना, उसको लीचिंग बोलते हैं। कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सबस्टांसेस, उसको कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस का बनना, एंड मिनरलाइजेशन, जो फाइनली ये मैटर को डिकम्पोज किया जाता है उसका मिनरल बनते हैं, तो वो मिनरल आगे लीचिंग के थ्रू नीचे चले जाते हैं अर्थ के अंदर। सो फ्रेगमेंटेशन क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय द डेट्रिटिवोरस, फॉर एग्जांपल अर्थवर्म। लीचिंग, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सॉइल हॉरिजन, ठीक है, वाटर के अंदर जो डिजॉल्व हो जाते हैं न्यूट्रिएंट वो नीचे चले जाते हैं सॉइल हॉरिजन के अंदर, तो उसको प्रोसेस को बोला जाता है लीचिंग। Then these nutrients get precipitated as a unavailable salts. Okay. Next आता है catabolism. It is a bacterial and fungal enzyme degradation of detritus. मतलब बैक्टीरिया और फंगस के थ्रू, बैक्टीरिया और फंगस के एंजाइम्स के थ्रू डेट्राइटस की डिग्रेडेशन होती है इनटू सिंपलर और इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस, तो उसको बोल दिया हमने कैटाबॉलिज्म।
ह्यूमिफिकेशन होता है अकमुलेशन ऑफ द ह्यूमस। ह्यूमस होता है कि डार्क कलर का अमॉर्फस सबस्टांस। अमॉर्फस मीन्स जिसकी कोई शेप नहीं होती, मॉर्फोलॉजी नहीं होती। ह्यूमस इज हाईली रेजिस्टेंट टू द माइक्रोबियल एक्शन, मतलब ह्यूमस के ऊपर माइक्रोब्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका जो है इफेक्ट नहीं होता, मतलब रेजिस्टेंस होती है। सो ह्यूमस अंडरगोज डीकम्पोजिशन एट एक्सट्रीमली स्लो रेट, क्योंकि इसके ऊपर माइक्रोबियल एक्शन नहीं होता। इट सर्व एज अ रेजर्वोयर ऑफ द न्यूट्रिएंट, मतलब जो ह्यूमस है वो न्यूट्रिएंट के रेजर्वोयर के तौर पे काम करता है। मिनरलाइजेशन क्या होता है? डिग्रेडेशन ऑफ द ह्यूमस टू रिलीज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, मतलब ह्यूमस को जब डिग्रेड किया जाएगा तो मिनरल बनेंगे, तो मिनरल बनने की प्रोसेस को मिनरलाइजेशन बोलते हैं। डीकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, मतलब डीकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन जो है वो बड़ी मात्रा में चाहिए होती है। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा रेट ऑफ डीकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस, मतलब जो डेट्राइटस है जिसकी डीकम्पोजिशन होनी है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसका नेचर क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली डीकम्पोजिशन का रेट डिसाइड होता है। डीकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटन। तो लिग्निन एंड काइटन जो है वो एक तरह की ऐसे सबस्टांस होते हैं जो प्लांट्स के अंदर जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में डिपॉजिट होंगे तो उतना वो प्लांट की जो वुड है वो हार्ड हो जाती है, डेड वुड बोलते हैं उसको, ठीक है। तो लिग्निन और काइटन ये बहुत हार्ड सबस्टांसेस हो जाते हैं, तो इसका डीकम्पोजिशन स्लो होगा। डीकम्पोजिशन रेट इज क्विकर इफ डेट्राइटस इज रिच इन द नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सबस्टांस लाइक शुगर्स। तो अगर ऐसे सबस्टांस हो गए तो जो रेट ऑफ डीकम्पोजिशन है वो बहुत फास्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स, मतलब वेदर जो होता है, मौसम जो होता है उसको क्लाइमेटिक फैक्टर्स बोलते हैं। वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट, जो गर्म और जिसके अंदर मॉइस्चर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो ऐसा एनवायरनमेंट जो होगा वो डीकम्पोजिशन को फेवर करता है, मतलब अच्छा होता है डीकम्पोजिशन के लिए। एंड द लो टेम्परेचर एंड एना एरोबायोसिस, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती तो वहाँ पे डीकम्पोजिशन का जो रेट है वो इनहिबिट हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट आता है एनर्जी फ्लो। अब एनर्जी फ्लो का मतलब होता है कि सबसे जो नीचे का लेवल होता है प्रोड्यूसर का लेवल, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टॉप कंज्यूमर। तो जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं उनमें नीचे से एनर्जी ऊपर को टॉप लेवल को फ्लो करते हैं, उसको हम एनर्जी फ्लो बोलते हैं। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन PAR, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PAR मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन क्या होती है? ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन 50% ऑफ सोलर रेडिएशन दैट कैन बी यूज्ड बाय ऑटोट्रॉफ टू मेक फूड, मतलब टोटल रेडिएशन सन से जितनी आ रही है उसका 50% जो प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं उसको बोलेंगे फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेट। प्लांट्स कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ द PAR, मीन्स जो प्लांट हैं वो PAR का भी सिर्फ 2 से लेकर 10% ही कैप्चर करते हैं जिसको वो फूड में कन्वर्ट करते हैं। फिर आते हैं प्रोड्यूसर्स। द ग्रीन प्लांट इन द इकोसिस्टम दैट प्रोड्यूस द फूड, मतलब जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो जो भी फोटोसिंथेसिस करेगा उसको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। इन टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम हर्बेसियस एंड वुडी प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। इन एक्वाटिक इकोसिस्टम वेरियस स्पीसीज लाइक फाइटोप्लैंक्टन, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था अभी कि पानी के सरफेस के ऊपर तैरने वाले छोटे छोटे प्लांट्स को फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। एंड एल्गी एंड हायर प्लांट्स, ये एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर का रोल प्ले करते हैं। फिर आता है कंज्यूमर। ऑल एनिमल डिपेंडिंग अपॉन प्लांट्स, जो प्लांट्स को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम करेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड नीड, तो उसको बोलेंगे कंज्यूमर, ठीक है। अब आता है फूड चेन। अगेन ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इकोसिस्टम का। तो इसमें सबसे पहले आता है ग्रेजिंग फूड चेन GFC। अब फूड चेन दैट बिगन विद द प्रोड्यूसर उसको हम ग्रेजिंग फूड चेन बोलते हैं। जैसे मान लो गोट है, ठीक है, सॉरी गोट जो है बेसिकली वो ब्राउजर है, और जो ग्रासेस को मतलब खाते हैं तो उनको हम बोलते हैं ग्रेजर्स। ओके, तो जो भी प्लांट्स और ग्रास को खाने वाली ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है चेन, तो उस चेन को हम बोलेंगे ग्रेजिंग फूड चेन। ओके,
जो पत्ते खाते हैं उसको हम ब्राउजर बोलते हैं, जो ग्रास खाते हैं उसको हम ग्रेजर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डेट्राइटस फूड चेन, DFC, अ फूड चेन दैट स्टार्ट विद डेड ऑर्गेनिक मैटर। जैसे फंगस है तो वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को एज ए फूड सोर्स खाती है, तो उसको बोलेंगे हम डेट्राइटस फूड चेन। सो डेट्राइटस फूड चेन इज मेड अप ऑफ डीकम्पोजर्स विच आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। हेट्रोट्रॉफिक जो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। एंड मेनली दे इन्वॉल्व फंजाई एंड बैक्टीरिया। They meet their energy and nutrient requirement by degrading dead organic matter और detritus। मतलब अपनी एनर्जी का सोर्स के तौर पे ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को ही यूज़ करते हैं। ओके, तो उनको डिकम्पोज करके खुद कुछ पार्ट खा लेते हैं और कुछ पार्ट को वो मिनरल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। दे secrete डाइजेस्टिव एंजाइम्स, मतलब जो बैक्टीरिया और फंगस है वो secrete करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन डेड एंड वेस्ट मटेरियल इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स विच आर सब्सिक्वेंटली अब्जॉर्ब्ड बाय देम। ओके, तो ये इसको लिक्विफाई करके अब्जॉर्ब करते हैं उस मैटर को, और अब्जॉर्ब करके जो खाने को लेते हैं उनको हम बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। मतलब जो फंजाई है दैट इज सैप्रोफाइट। नेक्स्ट आता है फूड वेब। तो बहुत सारी फूड चेन्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं, उनमें क्रॉस लिंक्स बनते हैं, तो उसको बोलते हैं फूड वेब। ओके, नेक्स्ट कंपोनेंट इज ट्रॉफिक लेवल। एवरी ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइज अ स्पेसिफिक लेवल इन देयर फूड चेन। हर फूड चेन के अंदर हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक स्पेसिफिक लेवल होता है जिसको हम ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। जैसे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हमेशा प्रोड्यूसर का होगा, मतलब जो ग्रीन प्लांट है। ओके, प्रोड्यूसर को खाएगा हर्बीवोरस तो उसको बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो जाएगा सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल। और उसको खाएगा आगे कार्निवोरस तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर विच विल इन्वॉल्व थर्ड ट्रॉफिक लेवल। नेक्स्ट इज स्टैंडिंग क्रॉप। द मास ऑफ लिविंग मटेरियल, जिसको बायोमास बोलेंगे, दैट इज प्रेजेंट इन ट्रॉफिक लेवल एट पर्टिकुलर टाइम। मतलब किसी भी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर कितना टोटल बायोमास अवेलेबल है उसको बोलेंगे स्टैंडिंग क्रॉप। ओके, फॉर एग्जांपल कोई फील्ड है, मतलब खेत है जिसके अंदर कोई क्रॉप लगी हुई है, तो उसको स्टैंडिंग क्रॉप हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ 10%। ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर टू ईच ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रॉफिक लेवल, एज ए रिजल्ट ऑफ विच नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन द ग्रेजिंग फूड चेन इज रिस्ट्रिक्टेड। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सबसे पहले प्रोड्यूसर है, उसके ऊपर कंज्यूमर है, उसके ऊपर फिर सेकेंडरी कंज्यूमर है, तो हर ट्रॉफिक लेवल पे नीचे से सिर्फ 10% एनर्जी ही ऊपर के लेवल को मिलती है, तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ 10%। तो इसी के कारण जो ट्रॉफिक लेवल होंगे किसी भी पिरामिड के अंदर उसका नंबर लिमिटेड होता है। ठीक है, अप टू मैक्सिमम 4 to 5 लेवल्स ही होते हैं एक पिरामिड के अंदर। सो अब हम बात करेंगे कि इकोलॉजिकल पिरामिड होते क्या हैं। Ecological pyramid is a graphical representation of the food or energy relationship between organism at different trophic levels. Okay? तो different trophic levels में relationship को दर्शाने के लिए जो ग्राफ यूज होता है उसको हम ecological pyramid बोलते हैं। The relationship is expressed in terms of number। मतलब जो पिरामिड की टाइप्स हैं वो होंगी पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। द बेस ऑफ ईच पिरामिड रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर। मतलब हर पिरामिड का जो बेस होगा उसके ऊपर सिर्फ प्रोड्यूसर ही होते हैं, जिसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। वाइल द अपेक्स मतलब टॉप जो होता है दैट रिप्रेजेंट टर्शरी और टॉप लेवल कंज्यूमर, जो कि ज़्यादातर होंगे हमेशा कार्निवोरस। ओके, जो मांस खाते हैं। क्लियर है। सो नेक्स्ट हमारा आता है पिरामिड ऑफ नंबर्स इन ग्रास लैंड इकोसिस्टम। तो अभी हम करेंगे पिरामिड ऑफ नंबर कैसे होते हैं। ओनली 3 टॉप कार्निवोरस आर स्पोर्टेड इन एन इकोसिस्टम बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ नियरली 6 मिलियन प्लांट। ओके, तो यहाँ पे पिरामिड ऑफ नंबर आप देख पा रहे हैं कि जो सबसे नीचे प्रोड्यूसर है, प्राइमरी प्रोड्यूसर पीपी बोलते हैं उसको, तो इसके अंदर क्या है ऑलमोस्ट 6 मिलियन प्लांट्स हैं, जिसमें लिखा हो यहाँ पे 58,42,000। तो इसको इसके ऊपर जो डिपेंडेंट होंगे वो होंगे प्राइमरी कंज्यूमर, जिसकी जो नंबर है वो है ओनली
7 लाख 8,000, ठीक है। उसके ऊपर जो सेकेंडरी कंज्यूमर है तो उसका जो नंबर है दैट इज ओनली 3,54,000, और जो टॉप कंज्यूमर है, ठीक है, वो है ओनली 3, ठीक है। तो ये होता है पिरामिड ऑफ नंबर के प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा हैं, प्राइमरी कंज्यूमर उससे कम, सेकेंडरी कंज्यूमर उससे कम, और टॉप कंज्यूमर उससे कम। सो दिस इज कॉल्ड पिरामिड ऑफ नंबर्स। आगे आता है शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट हायर ट्रॉफिक लेवल, ये आता है पिरामिड ऑफ बायोमास में। तो यहाँ पे केजी में हम बात करेंगे तो उसको बोलते हैं बायोमास, ओके। तो जो प्रोड्यूसर है यहाँ पे इसका हम नंबर कंसीडर नहीं कर रहे, यहाँ पे हम कर रहे हैं उसका टोटल मास कितना है। तो सबसे पहला बेसिक जो लेवल है प्राइमरी प्रोड्यूसर, उसका जो वेट आप देख पा रहे हैं वो है 809 किलोग्राम, ठीक है। उसके ऊपर जो प्राइमरी कंज्यूमर डिपेंडेंट है, अब हमने उसका भी नंबर कंसीडर नहीं करना, उसका मास है जो वो है 37 kg ओनली, और सेकेंडरी कंज्यूमर का मास है ओनली 11 kg, ठीक है। टर्शरी मतलब सॉरी टॉप कंज्यूमर जो है उसका जो मास है ओनली 1.5 kg। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे शार्प डिक्रीज हो रहा है इन द बायोमास, ठीक है। तो ये है पिरामिड ऑफ बायोमास। नेक्स्ट इज इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। तो इसमें क्या होता है इन्वर्टेड में, स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन स्पोर्ट्स लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ यू प्लैंक्टन। मतलब यहाँ पे प्रोड्यूसर का जो बायोमास है वो कम है, और उसके ऊपर जो डिपेंडेंट है जू प्लैंक्टन जो कंज्यूमर है उसका मास ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ इंसेक्ट फीडिंग ऑन अ बिग ट्री, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि एक ट्री के ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं। और दूसरी एग्जांपल है पिरामिड ऑफ बायोमास इन द सी, बायोमास ऑफ फिशेस फार एक्सीड दैट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन का जो मास है उसके कंपैरेटिव जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है फिशेस उसका मास बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम बोलेंगे इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। सो जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि प्राइमरी प्रोड्यूसर का मास है ओनली 4 kg, जबकि उसके ऊपर डिपेंडेंट प्राइमरी कंज्यूमर का बायोमास है 21 kg। तो यहाँ पे जो पिरामिड है ये इन्वर्टेड शेप में बन रहा है, तभी उसको बोला हमने इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। ओनली 1% ऑफ द टोटल सनलाइट एनर्जी अवेलेबल टू प्लांट्स फॉर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले का जो लेवल है प्राइमरी प्रोड्यूसर, वहाँ पे एनर्जी है 10,000 जाउल्स, प्राइमरी कंज्यूमर को मिलेगी ओनली 1,000 जाउल, सेकेंडरी कंज्यूमर को ओनली 100 जाउल, और टॉप को मिलेगी ओनली 10 जाउल। तो यहाँ पे हर लेवल के ऊपर एक लेवल से दूसरे लेवल पर जो एनर्जी जा रही है वो ओनली 10% जा रही है। सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ 10%, ओके। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, ये क्वेश्चन बहुत बार कंप्यूटर एग्जाम में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। तो जो एनर्जी पिरामिड है वो हमेशा अपराइट होगा, वो कभी इन्वर्टेड नहीं होता। बिकॉज व्हेन एनर्जी फ्लो फ्रॉम पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट एज ए हीट एट ईच स्टेप, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया कि सिर्फ 10% ही अगले लेवल को जाएगी, तो ये लेवल हमेशा अपराइट ही बनेगा, ये कभी इन्वर्टेड नहीं बनेगा। सो अ ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट्स अ फंक्शनल लेवल नॉट अ सिंगल स्पीसीज एज सच। मतलब एक लेवल के ऊपर बहुत सारी स्पीसीज हो सकती हैं, वहाँ पे कोई सिंगल स्पीसीज नहीं होती। ऑल्सो अ सिंगल स्पीसी मे बिकम अ पार्ट ऑफ मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल। मतलब एक ही स्पीसीज एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल का पार्ट भी हो सकती है इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम। इट डिपेंड्स अपॉन द रोल इट प्ले इन द इकोसिस्टम। मतलब कोई भी स्पीसीज एक इकोसिस्टम के अंदर क्या रोल प्ले करती है उसको नीश बोलते हैं हम, ठीक है। जो भी रोल प्ले होता है उसको रोल को बोलते हैं नीश। तो उसके अकॉर्डिंगली एक स्पीसी एक ही ट्रॉफिक लेवल के अंदर डिफरेंट लेवल के अंदर भी हो सकती है, ओके। मतलब एक ही इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे हो सकती है एक ही स्पीसीज। नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। इसमें क्या क्या खामियां हैं। द इकोलॉजिकल पिरामिड डोंट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। तो ये कंसीडर नहीं करता जब एक ही स्पीसी एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल के ऊपर उसके साथ बिलोंग करती है। एंड इट अज्यूम अ सिंपल फूड चेन दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन द नेचर। इट डज नॉट एक्सप्लेन फूड वेब, ओके।
ट्रॉफिक लेवल जो है वो फूड वेब को एक्सप्लेन नहीं करता, तो ये इसकी और एक लिमिटेशन हो गई। सेप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन अ प्लेस, जो डेड एंड डिके को खाते हैं तो उसकी कोई प्लेस नहीं होती ट्रॉफिक लेवल के अंदर, सो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। ओके, इवन दो दे प्ले वाइटल रोल, मतलब जो डीकम्पोजर हैं, जो सेप्रोफाइट है, वो भी बहुत बड़ा रोल अपना प्ले करते हैं, बट ट्रॉफिक लेवल के अंदर उनका कोई लेवल नहीं होता, तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है ट्रॉफिक लेवल्स की। नाउ वी विल टॉक अबाउट इकोलॉजिकल सक्सेशन। द ग्रेजुअल एंड फेयरली predictable change in the species composition of given area is called succession। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर बहुत स्लोली जिस चेंज को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं स्पीसीज की कंपोजिशन में, ठीक है, कि टोटल पॉपुलेशन में कितनी स्पीसीज हैं, हर स्पीसीज का कितना नंबर है, तो उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी कॉन्स्टेंटली चेंज इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन, मतलब हमेशा चेंज होती रहती है कंपोजिशन। दीज चेंजेस लीड फाइनली टू अ क्लाइमैक्स कम्युनिटी। सो क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या होती है? द कम्युनिटी दैट इज इन नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरमेंट। ओके, जो मतलब जो कम्युनिटी बिल्कुल एंड पे इस्टेब्लिश होती है तो उसको हम बोलते हैं क्लाइमैक्स। ओके, नेक्स्ट आता है सीरे, SERE, द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी दैट सक्सेसिवली चेंज इन गिवन एरिया। मतलब स्टार्टिंग से क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते जो ट्रांजिशनल स्पीसीज होती हैं सारी, तो उसको हम बोलते हैं सिरे। ओके, सो ड्यूरिंग सक्सेशन जो सबसे पहली इस्टेब्लिशमेंट होती है उसको हम बोलते हैं पाइनियर कम्युनिटी। सबसे पहली कम्युनिटी को बोलते हैं पायोनियर, PIONER। ओके, सबसे लास्ट को बोलते हैं हम क्लाइमैक्स, और जो बिटवीन आती हैं ट्रांजिशनल कम्युनिटीज उसको बोलते हैं सीरल चेंजेस और सीरल स्टेजेस और सीरल कम्युनिटीज। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा प्राइमरी सक्सेशन। सो इट इज द सक्सेशन दैट हैपन इन एरिया वेयर नो लाइफ फॉर्म एवर एग्जिस्टेड एज इन द बेयर रॉक्स और इन द कूल लावा। तो यहाँ पे पहले से कोई लाइफ नहीं होती, तो शुरुआत जो पहली शुरुआत होती है लाइफ की, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन इन दैट पर्टिकुलर एरिया। प्राइमरी सक्सेशन टेक्स 100 to 1000 ऑफ ईयर्स एज डेवलपिंग सॉइल ऑन बेयर रॉक इज अ स्लो प्रोसेस, क्योंकि जब सॉइल डेवलप होगी तभी बाकी स्पीसीज की एग्जिस्टेंस होगी। ओके, तो उसके लिए जो सॉइल का जो डेवलपमेंट है बहुत स्लो प्रोसेस है, सो इट टेक्स लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी सक्सेशन, द सक्सेशन दैट हैपन इन एरिया विच हैव लॉस्ट ऑल लाइफ फॉर्म ड्यू टू डिस्ट्रक्शन एंड फ्लड्स। मतलब यहाँ पे पहले लाइफ एग्जिस्ट करती थी, बट नेचुरल कैलामिटीज़ के कारण वहाँ पे लाइफ जो है वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय होगी, और उसके ऊपर दोबारा से जब लाइफ की शुरुआत होगी उसको बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। सिंस सम सॉइल और सेडिमेंट इज प्रेजेंट, सक्सेशन इज फास्टर देन द प्राइमरी सक्सेशन। क्योंकि यहाँ पे पहले से लाइफ एग्जिस्ट करती थी, डिस्ट्रॉय होने के बाद वहाँ पे कुछ जो मैटर है, जो सॉइल है और सेडिमेंट्स है वो पहले से होते हैं प्रेजेंट, तो वहाँ पे सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो बहुत फास्टर होगा एज कंपेयर टू प्राइमरी सक्सेशन। नेक्स्ट आता है सक्सेशन ऑफ प्लांट्स। इसमें पहली टाइप है हाइड्रार्क सक्सेशन, जो वाटर के अंदर होगा। इट टेक्स प्लेस इन वाटर एरिया, वेटर एरिया सॉरी, मतलब यहाँ पे वाटर होगा, एंड द सक्सेशनल सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम हाइड्रिक टू म्यूजिक कंडीशन। तो हाइड्रिक का मतलब यहाँ पे पानी ही पानी होगा, और म्यूजिक यहाँ पे मतलब पानी की मात्रा जो है वो नॉर्मल होगी, तो उसको बोलते हैं हाइड्रिक टू म्यूजिक कंडीशन। नेक्स्ट आता है जिरार्क सक्सेशन। इट टेक्स प्लेस इन ड्राई एरिया। जिरार्क मतलब यहाँ पे पानी नहीं होता, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होता, तो उसको बोलता है जिरार्क, मतलब ड्राई कंडीशन। ओके, सो इट टेक्स प्लेस इन ड्राई एरिया एंड द सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम जीरिक टू म्यूजिक। मतलब जैसे मैंने बताया कि म्यूजिक यहाँ पे नॉर्मल पानी की मात्रा होगी, ऐसा भी नहीं कि पानी बहुत ज़्यादा है और पानी है नहीं है, दोनों के बीच का कंडीशन को म्यूजिक कंडीशन बोलते हैं। ओके, बोथ हाइड्रार्क एंड जिरार्क सक्सेशन लीड टू मीडियम वाटर कंडीशन, दैट इज म्यूजिक, नीदर टू ड्राई नॉर टू वेट। ओके, नेक्स्ट है पायोनियर स्पीसीज, जो मैं आपको बता चुका हूँ। द फर्स्ट स्पीसीज दैट इन्वेड इन द बेयर एरिया, मतलब प्राइमरी सक्सेशन में जो पहली स्पीसीज आती हैं तो उसको बोलते हैं पायोनियर स्पीसीज। नेक्स्ट इज प्राइमरी सक्सेशन ऑन रॉक्स।
लाइकन्स आर द पायोनियर स्पीसीज, मतलब सबसे पहले जो स्पीसी आएगी एग्जिस्टेंस में, दैट विल बी लाइकन. लाइकन आर द एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड एल्गी. ओके, दे सक्रीट एसिड टू द डिजॉल्व रॉक, मतलब ये एसिड सक्रीट करेंगी लाइकन्स और उससे रॉक डिजॉल्व होएगी. ठीक है, हेल्पिंग इन द विदरिंग. विदरिंग मतलब उसके कुछ पार्ट फ्रेगमेंटेशन की फॉर्म में टूटते जाएंगे, तो उससे सॉइल फॉर्मेशन होगी. सॉइल फॉर्मेशन को पीडोजेनेसिस बोलते हैं. ओके, दिस लेटर हेल्प द प्लांट लाइक ब्रायोफाइट्स टू ग्रो देयर, मतलब जब सॉइल बनेगी तो ब्रायोफाइट प्लांट आएंगे. देन ब्रायोफाइट्स विद द टाइम गेट सक्सीडेड बाय बिगर प्लांट्स, मतलब उसके बाद बिगर प्लांट्स आते जाएंगे, जैसे कि ब्रायोफाइट के बाद ट्रिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म्स, फिर एंजियोस्पर्म्स. So after several more stages, ultimately stable climax forest community is formed. Okay, मतलब जब बिल्कुल फाइनल स्टेबल कम्युनिटी बन जाती है उसको बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी. द जीरोफाइटिक हैबिटेट गेट कन्वर्टेड इनटू मीजोफाइटिक वन. जीरोफाइटिक मतलब यहाँ पे मॉइस्चर, यहाँ पे वाटर नहीं होता. मीजोफाइटिक ऐसी कंडीशन होती है यहाँ पे वाटर नॉर्मल कंडीशंस में अवेलेबल होता है, नीदर टू हाई, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं होती और बहुत कम क्वांटिटी भी नहीं होती. द क्लाइमैक्स कम्युनिटी रिमेन स्टेबल एज लॉन्ग एज एनवायरमेंट रिमेन अनचेंज्ड, मतलब जब तक एनवायरमेंट में फर्दर चेंजेस नहीं आती तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी स्टेबल रहती है. नेक्स्ट है प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर. तो पाइनियर स्पीसीज आर द स्मॉलेस्ट फाइटोप्लैंक्टन, मतलब जो छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन जो पानी के सरफेस के ऊपर तैरते हैं, तो वो पाइनियर कम्युनिटी होती है प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर में. दे आर रिप्लेस्ड विद टाइम बाय रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट्स, मतलब उसके बाद रूट वाले प्लांट्स आते हैं, सबमर्ज्ड जो पानी के जो अंदर होते हैं. फिर आता है रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म, मतलब रूट भी है और ये फ्लोट भी करते हैं. ठीक है, तो इसको रिप्लेस करते हैं फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, मतलब जो पानी के बहाव के साथ तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं. द फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स आर रिप्लेस्ड बाय रीड स्वैम्प्स, then marsh meadows, then scrubs, and finally by the trees. The climax community here is forest. ठीक है, जंगल जो है वो वहाँ पे क्लाइमैक्स कम्युनिटी होगी. With the time the water body is converted into land, मतलब एक ऐसा भी समय आ जाता है जब वाटर बॉडी पूरी लैंड में कन्वर्ट हो जाती है. द पायोनियर स्पीसीज डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स. पहला आता है कंडीशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल कैसी है और वहाँ पे पर्टिकुलर एरिया में वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है, मतलब हाइड्रार्क कंडीशन है या फिर जिरार्क कंडीशन है या फिर मिजिक कंडीशन है, एंड वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है. तो साथ में वहाँ पे सीड्स और अदर प्रोपेग्यूल मतलब जिस पार्ट से प्लांट को पैदा किया जा सकता है, तो किस तरह के सीड, किस तरह के प्रोपेग्यूल, किस तरह की क्वांटिटी और क्वालिटी वहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग भी इन्फ्लुएंस होता है कि पायोनियर स्पीसीज कैसी होंगी. एज अ सॉइल इज प्रेजेंट एट द बिगिनिंग, द क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज रीच्ड मच क्विकली. ओके, मतलब सॉइल अगर प्रेजेंट है पहले से तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी बहुत जल्दी जो है डेवलप हो जाती है. नेक्स्ट आता है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल एट अ गिवन टाइम इज नोन एज स्टैंडिंग स्टेट. ओके, जैसे मैंने स्टैंडिंग क्रॉप बताया था पीछे. न्यूट्रिएंट आर नेवर लॉस्ट फ्रॉम द इकोसिस्टम, दे आर ओनली रिसाइकल्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तभी हम इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. The movement of nutrient through the various component of ecosystem is called nutrient cycling or biogeochemical cycle. Okay, bio means living का environment होता है, geo मतलब अर्थ का environment और chemical की फॉर्म में है. They are of two types. अगर गैस फॉर्म में तो उसको बोलेंगे गैसियस. reservoir for the these type of cycle exist in the atmosphere. नेक्स्ट होता है सेडिमेंट्री. इसका जो रेजर्वायर होता है फॉर दिस टाइप्स ऑफ द साइकिल एग्जिस्ट इन अर्थ्स क्रस्ट. ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेडिमेंट्री. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. वन इज कॉल्ड गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल एंड अनदर इज कॉल्ड सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल. सो न्यूट्रिएंट साइकिल में सबसे पहले इकोसिस्टम में आता है कार्बन साइकिल.
अबाउट 49% ऑफ ड्राई वेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बना होता है कार्बन का। ओशियन रिजर्व एंड फॉसिल फ्यूल्स रेगुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ CO2 इन द एटमोसफियर। प्लांट्स अब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम द एटमोसफियर फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ विच a certain amount is released back through the respiratory activities। ओके, मतलब प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं CO2 को और कुछ CO2 की जो है मात्रा वो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी कर बैक चली जाती है एटमोसफियर में। मेजर अमाउंट ऑफ CO2 इज कंट्रीब्यूटेड बाय द डीकम्पोजर्स हु कंट्रीब्यूट टू द CO2 पूल बाय प्रोसेसिंग डेड एंड डिकेइंग मैटर। The amount of carbon dioxide in the atmosphere has been increased considerably by human activities such as burning of fossil fuels and deforestation। Deforestation मतलब जो पेड़ है उसको बहुत सारे काट दिया गया है जंगलों में से, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन जो है वो कंक्रीट जंगल बना रहा है अपने रहने के लिए, हैबिटेट बनाने के लिए। जो एरिया प्लांटेशन वाला एरिया उसको कम कर रहा है, तो उसको हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण प्लांट्स का कम हो जाना और फॉसिल फ्यूल को बर्न करना, इससे CO2 की मात्रा बहुत इंक्रीज हो रही है, ठीक है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, क्योंकि CO2 जो है वो GHG है, ग्रीन हाउस गैस है। ओके, अब आता है इकोसिस्टम के अंदर फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। जो सेल की मेम्ब्रेन होती है उसका फॉस्फोरस कंपोनेंट है, तभी मेम्ब्रेन को बनाने के वाले जो लिपिड होते हैं उसको बोलते हैं हम फॉस्फोलिपिड्स। ओके, तो साथ ही फॉस्फोरस जो है हमारे न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA का पार्ट है एंड सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम का भी ये पार्ट है। मैनी एनिमल्स ऑल्सो नीड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ दिस एलिमेंट टू मेक शेल, बोन्स एंड टीथ। तो ये इसका भी ये पार्ट है फॉस्फोरस। द नेचुरल रेजर्वोयर ऑफ फॉस्फोरस इज रॉक, ठीक है, चट्टानों से मिलता है, विच कंटेन फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स। व्हेन रॉक्स आर विदर्ड, मतलब जब ये फ्रेगमेंटेशन की फॉर्म में टूटती रहती हैं तो उसको बोलते हैं विदर्ड। सम ऑफ द फॉस्फेट गेट डिजॉल्व इन द सॉइल सॉल्यूशन एंड absorbed by the plant. The consumer get their phosphorus from the plants. Consumer get their phosphorus from the plants and phosphorus return back to the soil by the action of phosphate solubilizing bacteria on the dead organisms। तो जैसे इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि सबसे नीचे से जो रॉक मिनरल लिखा हुआ वहाँ पे फॉस्फोरस अवेलेबल है, तो उसकी विदरिंग हुई तो ये बना सॉइल सॉल्यूशन में चला गया फॉस्फोरस। उसके बाद कुछ वेस्ट चला जाएगा जिसको बोलेंगे रन ऑफ, और कुछ को प्लांट्स अपने अंदर इनटेक कर लेंगे तो उसको बोलते हैं अपटेक ऑफ फॉस्फोरस। ओके, तो जो प्लांट्स के अंदर गया वो प्रोड्यूसर के अंदर चला गया। अब तो प्रोड्यूसर को खाया कंज्यूमर ने, तो जो फॉस्फोरस प्लांट्स के अंदर गया था वो कंज्यूमर में आ गया, ठीक है। कंज्यूमर की डेथ होगी तो डेट्राइटस बन गया, और जो प्लांट्स के पत्ते शेड ऑफ हो जाते हैं उसको लिटर फॉल बोलते हैं, वो भी डेट्राइटस का पार्ट है। तो डेट्राइटस की हुई डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन वापस आ गया सॉइल सॉल्यूशन के अंदर। ओके, तो ये हो गया हमारा साइकिल कंप्लीट। सो अब हम बात करेंगे इकोसिस्टम सर्विसेज, क्या क्या सर्विस हमें मिलती है। द प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस आर नेम्ड एज इकोसिस्टम सर्विस। मतलब जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं इकोसिस्टम से, जब सर्विस हमें मिलती है तो उसको हम इकोसिस्टम सर्विसेज बोलते हैं। हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम प्यूरिफाई करता है एयर को एंड वाटर को, तो साथ में ये मिटिगेट करता है ड्रॉट्स को एंड फ्लड्स को। ड्रॉट होता है मतलब सूखा पड़ जाना, पानी की बहुत कमी हो जाना। फ्लड्स का मतलब होता है बहुत सारा पानी आ जाना, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर का आना, उसको फ्लड्स बोलते हैं। ओके, साथ में ये करता है न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, जनरेट करता है फर्टाइल सॉइल को एंड प्रोवाइड करता है वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, मेंटेन करता है बायोडाइवर्सिटी को, मतलब वैरायटी ऑफ लाइफ को, और साथ में पॉलिनेशन करता है क्रॉप्स की। तो ये बहुत सारे सर्विस और प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं इकोसिस्टम से। नेक्स्ट इज रॉबर्ट कॉन्स्टांजा एंड हिज कोलीग्स। तो रॉबर्ट कॉन्स्टांजा और उसके कोलीग्स ने क्या किया, दे ट्राई टू पुट प्राइस टैग ऑन द नेचर्स लाइफ सपोर्ट सर्विसेज।
मतलब जो नेचर से हमें लाइफ सपोर्ट सर्विस मिलती हैं तो उसको प्राइस टैग देने की कोशिश की। द एवरेज प्राइस टैग वॉज कैलकुलेटेड टू बी $33 ट्रिलियन अ ईयर ऑन दीज फंडामेंटल इकोसिस्टम सर्विसेज। मतलब नेचर से हमें जितनी सर्विस मिलती हैं तो अगर हम उसका प्राइस लगाने की कोशिश करें तो ये 33 ट्रिलियन $, बैठती है, जो कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीइंग अ ह्यूमन हमें हमारी नेचर को, हमारे इकोसिस्टम को सेव करना चाहिए। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट इकोसिस्टम, इट्स टाइप्स एंड इट्स कंपोनेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।